Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and also welcoming you all to another exam analysis video. Guys, I know lately थोड़ा सा नहीं analysis वाले videos डाल पाए थे because we were on a vacation, it was our anniversary. So guys, we were out for Shimla, तो we were out for trip, तो इसीलिए exam analysis videos could not come. But now I will provide you with all of the exam analysis video जो भी अभी तक हमसे miss हुए हैं. We will be coming up with the videos of all of those dates जो जैसे नवंबर में जब जिस दिन एग्जाम्स आपके कंडक्ट किए गए थे एसएससी एमटीएस के वी विल बी कमिंग अप विद द एग्जाम एनालिसिस वीडियो. तो आप में से जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए हैं वो जरूर से उन वीडियोस को देख लेना, नहीं भी दिए हैं तो भी देख लेना बिकॉज आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको ऑलमोस्ट हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करते हैं. सो या दैट्स अबाउट इट. और जल्दी से देख लेते हैं आज का वीडियो. तो गाइज आज के वीडियो में व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, आज जैसे कि 13 नवंबर 2024 हो चुका है और आपका एसएससी एमटीएस के 2024 का जो 13 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है. सो हेयर वी आर विद द क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम जितने भी आज के पेपर में आपसे जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस इन टुडेज वीडियो. ठीक है. इफ यू गाइस थिंक दैट कोई चीज स्किप हो गई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर देना. इट विल हेल्प द अदर कैंडिडेट्स आल्सो. सो या जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस. एंड यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, आप लोग वीडियोस देख लेते हो, चैनल पे सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, नोटिफिकेशन नहीं करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है यार, ऐसे नहीं करते ना. सो जल्दी से जाओ चैनल पर, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों को भी शेयर कर दो सो दैट उनका भी थोड़ा भला हो जाए एंड उनको भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए. एंड ये सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना सो दैट you never miss any update that comes from us. So now let's begin and look for the questions. सो गाइज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में वो ये था कि हाउ मेनी न्यू यूनिक प्रोडक्ट्स हैव बीन एडेड इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम 2023. तो गाइज 2023 में गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम है ओडीओपी, जिसको हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं. तो आपसे पूछा गया था उसमें कितने यूनिक प्रोडक्ट्स लाए गए हैं. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना. ठीक है. ओडीओपी बोले तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें गाइस अ टोटल ऑफ 137 यूनिक प्रोडक्ट्स ऐड किए गए थे. सो 137 इज योर करेक्ट आंसर. इसके अलावा गाइस क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है दैट अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने आइडेंटिफाई करे थे कितने प्रोडक्ट्स. ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट्स की बात तो हो गई, 137 यूनिक प्रोडक्ट्स थे. अगर नॉर्मल प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो कितनी है, तो गाइज उसके लिए आइडेंटिफिकेशन किया गया था अ टोटल ऑफ 1102 प्रोडक्ट्स का, जो कि टोटल 761 डिस्ट्रिक्ट से लिए गए थे. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है. Okay, next question. Mahatma Gandhi joined the second round table conference in London due to which pact? ठीक है, आपसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो किस पैक्ट के अंडर ज्वाइन किया था. तो गाइज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड भी, चाहे वो फर्स्ट राउंड टेबल हो, सेकंड हो, थर्ड हो, चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, वो भी देख लेना, वो आपकी काफी हेल्प करेगी. सो इसका गाइज आंसर होगा द गांधी इरविन पैक्ट. जो गांधी इरविन पैक्ट था, इसी पैक्ट के कारण जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया था. कहां पर? लंदन में. अब बात करें इस पैक्ट की तो गाइज इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो ये दिल्ली पैक्ट चीज भी आपको याद रखनी है. See guys, this is the main reason कि we do not only provide you with the answers but also the additional information so that it will help you in future also. अगर मान लो आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन के आ जाए कि भाई जो गांधी इरविन पैक्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया तो आपको पता चल गया है कि इट इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट. तो इसीलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको अच्छे से याद करा करो, ध्यान में रखा करो, क्योंकि वो आपकी काफी हेल्प करेगी अगर क्वेश्चन को मोल्ड करके या किसी और तरीके से पूछ लिया जाएगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो टूथ वीकनेस होती है वो किस चीज की डेफिशिएंसी के कारण होती है. तो गाइज ये तो हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, दूध के दांत होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो गाइज जो हमारे टीथ्स होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, उसमें कैल्शियम होता है. ठीक है,
तो कैल्शियम या विटामिन डी की कमी अगर आपके शरीर में होगी तो आपको टूथ वीकनेस फेस करना पड़ सकता है. सो टूथ वीकनेस इज caused due to calcium or vitamin D deficiency. Okay, next question. What is the best barrel length for distance shooting? So guys, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा जो कंपटीशन में गन्स होते हैं ना, मतलब ड्यूरिंग द प्रतियोगिता यू कैन से, उसमें जो गन्स होते हैं, जो प्रतियोगिता में बंदूकें होती हैं, उनकी जो रेंज होती है वो 24 इंच से 30 इंच की होती है. तो ये बेस्ट बैरल लेंथ है और ये आपको ध्यान में रखना है. Okay, next is the Britishers transferred power to the Constituent Assembly of India on which date? तो guys ये तो बहुत obvious सा आंसर होगा. 15th of August 1947 is the correct answer, guys. Why? Because this is the date जब हम आजाद हुए थे, ठीक है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था. एंड क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था, इंडिया ब्रिटिशर्स का जो आप कह सकते हैं चंगुल कह सकते हैं, ब्रिटिशर्स का जो रूल वो जो करते थे इंडिया पे वो हट चुका था. एंड दिस इज द रीजन व्हाई ऑन 15 अगस्त 1947 जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पावर जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को सबमिट कर दी थी, ट्रांसफर कर दी थी, बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. Okay, next question. What is the main source of energy in ecosystem? So guys, sunlight जो है, अगर sunlight नहीं मिलेगी ना plants को, तो ecosystem का कैसे change start होगा? So sunlight is the most important and the main source of energy in ecosystem. Next is which wind carries western disturbance? So guys, jet stream is the correct answer. और ये जो western winds होती है ना, इनको westerlies के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ इक्वल वोटिंग यानी कि जब समान मतदान होता है, हु कैन ओनली कास्ट कास्टिंग वोट इन लोकसभा? सो गाइस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होता है, दैट इज द ओनली पर्सन हु कैन ओनली कास्ट अ कास्टिंग वोट इन लोकसभा. सो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question. What was not used in the construction of the walls of the Harappan civilization? तो guys, जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उसकी जब कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसकी जो दीवारें जो बनी थी, उसमें एक चीज यूज नहीं की गई थी और वो है आयरन. तो आयरन इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question. Who are the authors of the books? Guys, as I always tell you, books हुआ, magazines हुआ, authors हुआ, biographies हुआ, autobiographies हुआ, किसने कौन सी बुक लिखी है, कब पब्लिश हुई है, किसने पब्लिश करी, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है. तो इससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. तो गाइज आपको चार ये ऑथर्स और उनकी बुक का नाम दिया गया था, आपको बताना था कौन सा किसका है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने मैच कर दिया है. जो वैशेषिक था वो व्यास ने लिखा है, जो न्याय है वो गौतम ने लिखा है, जो योगा है वो पतंजलि का बुक है, और जो मीमांसा है वो जयमिनी के द्वारा लिखा गया है. और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो वैशेषिका सूत्र हैं वो हिंदू सेज कानडा में लिखे गए हैं और उनको कश्यप भी कहा जाता है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज भी ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेमी क्लासिकल डांस परफॉर्म्ड इन झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? सो गाइस, एक ऐसा डांस फॉर्म, ठीक है, जो कि झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तीनों में ही परफॉर्म किया जाता है और यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है उसकी लिस्ट में भी उसका नाम शामिल है. तो वो डांस फॉर्म है छऊ डांस. तो गाइस, छऊ डांस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वेव अराइजेस व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड एंड मूव? तो गाइस, सीस्मिक वेव्स इज द करेक्ट आंसर. Who performed the ritual called हिरण्य गर्भ? तो गाइज, जो हिरण्य गर्भ नाम का जो रिचुअल है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर, जिनका नाम है दंती दुर्ग. तो दंती दुर्ग इज द करेक्ट आंसर. और जो दंती दुर्ग हैं ये राष्ट्रकूट एम्पायर के फाउंडर हैं. और जो दंती दुर्ग हैं उनको
दंती दुर्ग बारमैन या फिर दंती दुर्ग द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पब्लिक गुड्स से रिलेटेड। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट पब्लिक गुड्स कि बेसिकली पब्लिक गुड्स होते क्या है। सो गाइस, पब्लिक गुड बेसिकली एक ऐसा कमोडिटी होता है, एक ऐसा सर्विस होता है जो कि हर मेंबर, ठीक है, सोसाइटी का, आप कह सकते हैं नेशन का हर एक मेंबर, हर एक सिटीजन जो है उसको यूज कर सकता है विदाउट रिड्यूसिंग इट्स अवेलेबिलिटी टू ऑल अदर्स। ऐसा नहीं है मैंने यूज कर लिया तो सम अदर पर्सन कैन नॉट यूज इट, ठीक है, ईच एंड एवरी वन कैन यूज दैट। और टिपिकली एक जो पब्लिक गुड होता है वो एक इस तरह का प्रोडक्ट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है, ठीक है, उसमें प्राइवेटली कोई भी उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, गवर्नमेंट के द्वारा उसे बनाया जाता है, फंड उसमें डाला जाता है। एंड उसमें जो भी फंड्स डालते हैं गवर्नमेंट कहाँ से लाती है, इट इज फंडेड थ्रू टैक्सेस, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा कैसे बनाती है, टैक्सेस से। वो हमारे जनता का पैसा टैक्स के थ्रू लेती है और जनता के लिए कुछ पब्लिक गुड्स के फॉर्म में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। सो दैट इज बेसिकली अ पब्लिक गुड। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पब्लिक गुड के। सो गाइस, पब्लिक गुड्स होते हैं उनमें आप कुछ इस तरह के एग्जांपल्स डाल सकते हो, जैसे कि टाउन रोड हो गया, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, और जो नेशनल डिफेंस है वो भी एक तरह का पब्लिक गुड ही है। सो ये जो सारे हैं ये एग्जांपल्स हैं पब्लिक गुड के, तो आप देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो पब्लिक गुड है दैट मे ऑल्सो बी अ बेसिक नीड, जैसे कि एक्सेस टू क्लीन एयर एंड ड्रिंकिंग वाटर, तो ये नेसेसिटी में भी आ सकते हैं और इसीलिए उनको भी पब्लिक गुड का ही नाम दिया गया है। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, अच्छे से याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट इन विच आर्टिकल इज द गारंटी ऑफ रिलीजियस फ्रीडम गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो गाइज, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 जितने भी हैं उसमें आपको रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी दी जाती है इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 25 से 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ WCR यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, कहां पर है, तो गाइज जबलपुर में लोकेटेड है। Next question, who is the chairman of the Indian Competition Commission 2023? So guys, Srimati Ravneet Kaur is the correct answer, and jo Ravneet Kaur hai, she is the chairperson of the Indian Competition Commission, and she was appointed to this particular position of Indian Competition Commission on 15th of May 2023, and she is the first woman to be appointed to this particular position, and she will serve for 5 years or until the age of 65 on the position of the chairman of the Indian Competition Commission. ठीक है? So who is the chairman of the Indian Competition Commission right now? Srimati Ravneet Kaur. Okay, next question. In which year was the Food Security Act passed in the stream? So guys, Food Security Act जिसको हम short में NFSA यानी कि National Food Security Act भी बोलते हैं, ये जो था ये 5 जुलाई 2013 को पारित किया गया था। तो you should know the year 2013 जब इसको लाया गया था, और एक मोटो के साथ इसको लाया गया था, एक ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लाया गया था। वो ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी विच इज नीडेड टू बी स्ट्रेंथन्ड फॉर द पीपल, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ द जयपुर अतरौली घराना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उस्ताद अलादिया खान। जो उस्ताद अलादिया खान हैं वो 10 अगस्त 1855 को जन्मे थे और उनकी मृत्यु 16 मार्च 1946 को हो गई थी। एंड ही वाज एन इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर जो कि जयपुर अतरौली घराना से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ही उसकी स्थापना भी करी थी। और उनको जिसको जयपुर अतरौला जो अतरौली जो घराना है उसको जस्ट जयपुर जयपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और जो अलादिया खान थे, ही इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज रिवाइवल, reinterpretation and creations of many rare rags, compositions and techniques, and also for producing disciples in the music thing। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। Okay, next question. What is the name of the autobiography of Pitroda? Again, a very important topic.
ऑटोबायोग्राफी, एज आई ऑलवेज टेल यू कितना इंपॉर्टेंट है। तो गाइज जो सैम पित्रोदा हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। सो ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करें इस बुक की, सो इट वॉज पब्लिश्ड इन 2016 बाय पेंगुइन बुक्स इंडिया। Okay, next question. Who made the most important contributions in the Quit India movement? तो guys जो Quit India movement हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भागीदारी निभाई गई थी वो निभाई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। So Mahatma Gandhi is the correct answer. And this, the Quit India movement was a massive anti-colonial struggle in India, initiated by Mahatma Gandhi on 8th of August 1942. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। एंड यस, ड्यूरिंग विच इस ही क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ही उन्होंने नारा भी लगाया था, एक स्लोगन भी दिया था, डू और डाई, जिसको करो या मरो के नाम से काफी ज्यादा फेमस हो गया था। सो दिस इज द थिंग रिलेटेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। Next important question. Aparna Satishan had won the prestigious National Dance Shiromani Award 2022 for which dance style? So guys, इसका correct answer है कुचिपुड़ी। जो अपर्णा सतीशन जो हैं वो एक कुचिपुड़ी भरतनाट्यम डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं और टीचर हैं। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। Next question. According to the census 2011, which state had the highest population density? So guys, इसका correct answer होगा बिहार। बिहार का सबसे ज्यादा था। और बात करें कितना था, तो guys बिहार has 1106 people per square kilometer का डेंसिटी था। उसके बाद आता वेस्ट बंगाल का नंबर। वेस्ट बंगाल में कितना था, 1028 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद केरला का नंबर आया था 860 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के साथ, वो तीसरे स्थान पर था। तो दैट इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस सर्वे। Okay guys, those were the very important GKGS questions. Now we are going to discuss English के questions, कि English के questions का क्या पूछा गया था आपसे। सो गाइस सबसे पहले अवरीशियस का सिनोनिम पूछा गया था। तो गाइस अवरीशियस के सिमिलर वर्ड्स कुछ इस तरह हैं, आप देख सकते हैं, ग्रास्पिंग, एक्विजिटिव, कोवेटस, ग्रीडी, रेपेशियस, मर्सनरी, मटीरियलिस्टिक, मिजरली, मीन, मनी ग्रबिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं अवरीशियस के। नेक्स्ट आपको पूछा गया तो कैकोफोनी का एंटोनिम। तो गाइस कैकोफोनी इज समथिंग वेरी हार्श साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, उसको कैकोफोनी बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्मनी, साइलेंस, क्वाइट। सो दीज आर सम ऑफ द एंटोनिम्स ऑफ कैकोफोनी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था गाइस करेक्ट स्पेलिंग्स आपको चूज करनी थी ऑफ दीज टू पर्टिकुलर वर्ड्स, एंड देयर वाज वन मोर वर्ड आई रिमेंबर। So I don't exactly remember, but yes, there was one word also other than this, obedience and independent. तो guys जो correct spelling थी वो आपसे obedience की और independent की पूछी गई थी। ठीक है, तो आपको correct spelling यहाँ दी गई है, अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट आपसे गाइज ईडियम पूछे गए थे, जिसमें पिग फ्लाई का मतलब पूछा गया था कि व्हाट डज द ईडियम पिग फ्लाई स्टेट। सो गाइज जो पिग फ्लाई है इसका मतलब होता है समथिंग विल नेवर हैपन। ठीक है, कभी आप कोई स्टेटमेंट कोट कर रहे हो या बात कर रहे हो ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन, इफ यू आर ट्राइंग टू टेल कि समथिंग इज इम्पॉसिबल या फिर बहुत ज्यादा ही इट इज हाईली अनलाइकली टू हैपन, देन यू से पिग फ्लाई। ठीक है, ओके नेक्स्ट आपसे पूछा गया था डिगिंग द डर्ट का मतलब। सो गाइज जो डिगिंग द डर्ट है इस इडियम का मतलब होता है टू डिस्कवर एंड रिवील डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन। ठीक है, सो दैट इज डिगिंग द डर्ट। That's it guys, those were the very important GKGS and English questions जो कि आज आपको 13 नवंबर 2024 के SSC MTS के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। I hope you liked the video and found it informative. If yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहाँ पर आपको समय समय से सारे important videos मिलते रहेंगे related to all the competitive exams. So yes, आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए
All the very best to all the candidates and much love to all of you. Thank you.